हेलो फ्रेंड, कैसे हो। देखिए, आज हम लोग देखेंगे बहिर्जात बल। ठीक है, यानी बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य। एक है तो अनुच्छादन, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं डिनोटेशन होता है। और इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अपक्षय में आपके अस्थितिक क्रिया होती है, जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। साथ में अगर हम बात करें तो अपक्षय की, जिसको हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है, चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने फूटने एवं विखंडित होने की जो प्रक्रिया है उसको अपक्षय कहते हैं। जैसे ही चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी कारकों से प्रभावित होते हैं या प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कारकों के आधार पर अपक्षय को हमने क्या है, 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, देखिए, पहला हो गया आपकी भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, यानी फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन होता है। और तुषार, चीरड़ अर्थात चट्टानों में जल प्रवेश, घर्षण एवं दबाव। सेकंड पे आपका है रासायनिक अपक्षय, यानी केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय में आपके ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, कार्बनीकरण यानी कार्बोनेशन, ठीक है, जलयोजन, हाइड्रेशन, इसकी वजह से रासायनिक अपक्षय होता है। एक और अपक्षय होता है प्राणिवर्गीय अपक्षय, यानी वनस्पति यानी प्लांट्स के रूप में हम करते हैं। जैविक एनिमल अपक्षय, मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी अपक्षय होता है। देखिए, भौतिक अपक्षय को विघटन एवं रासायनिक अपक्षय को वियोजन यानी डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय होता है। ठीक है, अब आते हैं नेट टॉपिक पे, अपर्दन यानी इरोजन किसे कहते हैं। यूपीपीसीएस यानी आरओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीसीएस के लिए डिटेल से पढ़ेंगे अपर्दन इरोजन। देखिए, अपक्षयित पदार्थों का अनंत्र स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है, और वे सभी क्रियाएं जो धरातल को समान तल पर लाने का प्रयास करती उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण डिग्रेडेशन कहते हैं, और धरातल के निचले भागों को भरकर ऊंचा करना अधिवृद्धि एग्रेडेशन कहलाती है। अपर्दन के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे है अपघर्षण, ठीक है, अबॉर्शन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, यानी जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है, तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण को अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, यानी जो चट्टानें हैं वो उसमें टूटती फूटती हुई आती हैं, तो यानी उसका क्षरण होता है, तो उसे अपघर्षण कहते हैं। सेकंड में है सन्निघर्षण, ठीक है, अट्रेशन, यानी किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। तीसरे पे है घोलन या संक्षारण, करोजन। घुलनशील चट्टानों यानी जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया द्वारा खुलकर शैल से अलग होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, ये भूमिगत जल जो बहते हुए जल द्वारा होता है, इसे काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फोन नंबर पे है आपके जल गति क्रिया, यानी हाइड्रोलिक एक्शन। जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है, तो उसे जल गति क्रिया कहते हैं, या सागरीय तरंगों एवं नदी द्वारा होती है। ठीक है, 5 पॉइंट पे है आपके जलदाब यानी वाटर प्रेशर। जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है, तो उसे जलदाब क्रिया कहा जाता है। ये मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होती है। ठीक है, यानी वाटर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या है, किसी भी चट्टान का अपर्दन हो जाता है, यानी टूट फूट उसमें हो जाती है। 6 पे है उत्पाटन, प्लकिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हिमानियों द्वारा होती है, और ये अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, और इस प्रक्रिया को ही उत्पाटन कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अब आता है यहाँ पे अपर्दन चक्र। ठीक है, अपर्दन चक्र क्या है कि बहिर्जात एवं अंतर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है। अंतर्जात बल यानी पटल, विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। ठीक है,
धरातलीय उत्थान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ एवं धरातलीय अवतलन द्वारा आपकी झील, खाइयाँ, गर्त आदि का निर्माण होता है। जैसे ही धरातल में उत्थान द्वारा विषमताओं का सृजन होता है, बहिर्जात बल समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री जेम्स हटन ने भू आकृतियों के संदर्भ में एक रूपतावाद की स्थापना धारण की तथा बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उन्होंने कहा कि न आदि का पता है और न अंत का भविष्य। उनकी एक रूपतावादी संकल्पना को उनके शिष्य जॉन फ्लेयर एवं सर चार्ल्स लेल ने आगे बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिका भूगोलवेत्ता विलियम मैरिस डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति के निर्माण व विकास का एक ही ऐतिहासिक क्रम होता है, यानी जिसके अंतर्गत उसे तरुण यंग कहेंगे, प्रौढ़ मेच्योर, जीर्ण ओल्ड कहेंगे, अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी इस विचारधारा पर डार्विन के जैविक विकासवादी अवधारणा का प्रभाव है। डेविस ने बताया कि स्थलाकृति चट्टानों की संरचना अपरदन के प्रक्रमों व समय की अवधि या विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है, ठीक है। इसे डेविस का त्रिटक भी कहा जाता है। ठीक है, डेविस के अनुसार अपरदन चक्र समय की वो अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपरदन की विभिन्न अवस्थाओं से हो गुजरते हैं, अतः एक संप्राय मैदान यानी प्लेन में बदल जाता है तथा इसमें कहीं कहीं थोड़े उठे हुए भाग मोनाड के रूप में शेष बचे होते हैं, ठीक है। और जर्मनी के वाल्टर पैंक ने अपने भू आकृतिक चक्र में डेविस के त्वरित व अल्पावधि उत्थान की अवधारणा की आलोचना की तथा उनकी अवस्था संकल्पना की आलोचना करते हुए उन्होंने बताया कि स्थलाकृतियाँ उत्थान एवं निम्नीकरण की दर तथा दोनों की प्रवस्थाओं के परस्पर संबंधों का प्रतिफल होती है। उन्होंने उठते हुए स्थलखंड का नाम दिया प्राइमारप, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अपरदन के प्रक्रम से गुजरने के बाद स्थलाकृति का अंतिम परिणाम संप्राय मैदान के बदले इंटरव को बताया गया, ठीक है। एलसी किंग ने अर्धशुष्क प्रदेशों के लिए पेडी प्लेनेशन चक्र की संकल्पना दी। देखिए यहाँ पे अपरदन के प्रक्रम, इसके अंतर्गत बहता जल नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी, परहिमानी तथा पवन आते हैं। अपरदन के प्रक्रम को दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृत और निक्षेपण, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अलग बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।